अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं और अदम एतमाद कल पेश होने जा रही है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, पाकिस्तानी कौम के सामने, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। इमरान खान की सबसे ज़्यादा किरदार कुशी और तज़हीक करने वाला शख्स अहमद जवाद, वो नवंबर में आता है तुर्की इस्तांबुल में, और मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। और उस वक्त वो ख़ुद को मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI जो है उस ओहदे से अपना नाम, अपना टाइटल लिखवाता है वीडियो में। लेकिन उसमें जो PTI के ओहदेदारान या कारकुनान का जो जज्बा था उस वक्त मौजूद नहीं था। मेरे इंटरव्यू के दौरान मैंने ये महसूस किया कि ये इमरान खान को दफ़ा नहीं करना चाह रहा, और बदकिस्मती ये कि रिहाम खान के बाद अगर सोशल मीडिया पर किसी ने सबसे ज़्यादा इमरान खान की किरदार कशी की है तो वो अहमद जवाद है, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI रहा और 18-20 साल से PTI से वाबस्ता था, यानी बानियों में शामिल था, शुरू के अफराद में शामिल था। अब मैं आपको आज का जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं, इससे कोरिलेट करने जा रहा हूँ ये बात कि वो जब दिसंबर में दोबारा इस्तांबुल में तशरीफ़ लाते हैं और उनके जो कॉमन फ्रेंड है वो मुझे फ़ोन पर मेरी बात होती है, मुझे बताते हैं कि अहमद जवाद PTI से रिज़ाइन करने जा रहा है और वो PTI को इसी वक्त, इसी महीने में छोड़ देगा, मैक्सिमम जनवरी में छोड़ देगा। तो मैं उससे वजह पूछता हूँ तो वो बताता है कि अहमद जवाद ने कहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी हमारी जो खलाई मखलूक है, उसने इमरान खान से हाथ उठा लिया है और इमरान खान की हुकूमत 2-3 माह के अंदर अंदर जाने वाली है। मैंने कहा कि ये ऐसा बादियों नज़र में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास सेकंड कोई चॉइस नहीं है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो 30-30 साल से आजमाए हुए हैं। उन्होंने अपनी ही आर्मी के बारे में जो जैसे मेमो गेट स्कैंडल और डॉन लीक्स वगैरह के जो मामलात हुए, और इन दोनों स्टेटस को की पार्टीज़ में जो कुछ हुआ माजी में, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में ज़रा भी गैरत है तो वो इनको दोबारा किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनवरी में अहमद जवाद ने PTI के इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और फरवरी में उसकी तोपों का मुकम्मल दहाने इमरान खान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर खुल गए। मेरे पास सबूत मौजूद है। अहमद जवाद को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो जितना भी सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है ये नून लीग के ईमा पर शुरू हुआ, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसे इंदिया दिया गया कि वो नून लीग ज्वाइन करे, और फिर 2 महीने के अंदर अंदर उसने नून लीग ज्वाइन कर ली। और इतनी उजलत में तो शायद मेरे ख्याल में कोई अपना घर भी नहीं बदलता अगर उसने चेंज करना हो, या कोई कोई अपना सफ़र भी प्लान नहीं करता जितनी जल्दी वो PTI की मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो नून लीग के सीनियर सियासतदान रहनुमा बन गए। तो ये एक ज़िंदा मिसाल है। और आज इल्ज़ाम क्या लग रहा है? अहमद जवाद पर ही इल्ज़ाम लग रहा है कि वो राब्तों में उनका कलीदी किरदार था। तो ये तो मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि जो अहमद जवाद के तवस्सुत से हुआ, या जो उसकी सोच थी, यानी वो नज़रियाती लीडर, ख़ुद को कहता था कि मैं नज़रियाती कारकुन हूँ, लेकिन वो आज नवाज शरीफ की करप्शन का और शहबाज शरीफ की करप्शन का दिफा कर रहा है। यानी वो PDM में शामिल जो कलीदी जमात है, जो सबसे सरकर्दा शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किए बैठे खुद को, उसका सीनियर सियासतदान बन के वो इमरान खान की सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तज़हीक वो कर रहा है। रिहाम खान के बाद अगर किसी ने सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी इमरान खान की ज़ाती किरदार पर कैंपेन की है तो वो अहमद जवाद ने की है। तो उसके पीछे उसका नज़रिया क्या था? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा और नून लीग की
सियासत में सीनियर सियासतदान की ऑफ़र। यानी ये किरदार हैं हमारे जो वो फरमाते हैं कि 18 साल वो धोखे में रहे। जो अपनी उम्र के आधे से ज़्यादा हिस्से में धोखे में गुजारता है वो अब कितने बड़े धोखे में गिरा है, कितनी बड़ी खाई में गिरा है, इसका क्या सबूत है? और इसका क्या उसके पास सबूत है कि अब उसे अकल आई है या अब उसकी अकल पर मज़ीद पर्दा डाल गया हुआ है? तो आज के जो हालात हैं, इस वक्त कोई जमात, ये पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी सियासी मंजरनामे का ये बिल्कुल मामला नहीं है। ये मामला वही मामला है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। अब क्लियर कट लाइन लग गई हुई है सेंटर में कि एक तरफ जो अमेरिका के कठपुतली रहनुमा जो हैं, जो सियासतदान हैं, जो अंदरूनी सहूलतकार हैं अमेरिका के, वो एक तरफ मुत्तहिद हो गए हैं और दूसरी तरफ इमरान खान है जो अमेरिका को सुपर पावर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को सुपर पावर गर्दानता है। और इस वक्त अगर अभी भी अगर अवाम की अक्ल और शऊर में ये बात नहीं बैठी कि इस वक्त लड़ाई किस चीज़ की है, यानी मकसूद चपरासी और दीगर के 15 अरब उनके बेनामी अकाउंट्स में से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा निकलने के बावजूद, जिसकी शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है, इसके बावजूद हमारी कौन सी ऐसी खुफिया एजेंसियां या कोई खुदाई मखलूक या खलाई मखलूक है जो इस ख़ानदान को फिर दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए कोशा हैं? और मैंने जब इमरान खान हुकूमत में आया था तो मैंने कहा था कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी बाजी है। अब अमेरिका एक तीर से कई शिकार करने जा रहा है। यानी एक तीर से तो वो शिकार ये करेगा कि वो डाकुओं और चोरों और वही स्टेटस को जो अमेरिका के सामने दुम हलाने वाले अफराद हैं उनको पाकिस्तान पर मसलत करेगा ताकि सबसे पहले CPEC को रोल बैक करे और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको रोल बैक करे। और पाकिस्तान में जो शऊर आ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एक खुद मुख्तारी और सालमियत का एक तासुर उभर रहा है और इज़्ज़त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, वो रोल बैक हो। और फिर चोर डाकू हैं जिन पर लोग हंसें, जब ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो लोग इनका तमस्कर उड़ाते हैं कि ये वो चोर डाकू हैं जिनके लंदन में स्विस अकाउंट में और बैरून मुल्क जायदादें और पैसे हैं और ये वहाँ पर सिर्फ लूटने के लिए और जेबें भरने और अपने ख़ानदानों और अपने बच्चों को अरबोंपति करने के लिए जाते हैं और वहाँ से पैसा लूट के अपने बच्चों के बाहर कारोबार सेट किए हुए। तो उनको पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान की जो गैरत है उनको कोई परवाह नहीं है। और ये कई मरतबा सामने आ चुका है, ड्रोन हमलों में भी जरदारी ने वाज़ेह तौर पे कहा। और उनकी शूरा में, अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बात कही गई कि हैरत की बात है कि ये कैसे सियासतदान हैं कि वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे लेकिन आप ड्रोन हमले जारी रखना क्योंकि हमने पब्लिकली अपना फेस सेविंग के लिए थोड़े बहुत बयान देने हैं, आप ड्रोन हमले जारी रखें। तो अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी आखिरी बाजी है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कब तक ये खेल खेलती रहेगी? पाकिस्तान थोड़ा सा सीधा होने लगता है और ये नया खेल खेलना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं कि अमेरिका ने अगर धमकी दी है कि इमरान खान पर जो अदम एतमाद है वो अगर कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, तो ये वो अफवाज पाकिस्तान है जो ख़ुद को दुनिया की टॉप मोस्ट अफवाज में गर्दानती है और कहती है कि इतनी मजबूत फौज होते हुए पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। तो अमेरिका की एक धमकी पर जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ वो लेट गया और उसने उनकी मीनों अनुसारी बातें मान ली बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। तो क्या आज का फिर जर्नैल, आज की फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक धमकी पर बगैर किसी कसूर के चोरों और डाकुओं के साथ मिलके एक उस आदमी की हुकूमत गिराएगी जो पाकिस्तान को राह रास्त पर चलाना चाहता है और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचता है, अपनी जायदादें बाहर नहीं बना रहा और अपने बच्चों को खरबोपति नहीं बना रहा? क्या अब एक तो ये फ़ायदा अमेरिका उठाएगा कि वो चोरों और डाकुओं को मुसल्लत करेगा ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार और CPEC और इस तरह की जो मामला थे वो अपने
ہاتھ میں کنٹرول کر سکے۔ نمبر دوسرا، امریکہ کی درینہ خواہش ہے کہ پاکستانی ملٹری، پاکستانی فوج کے خلاف زہر پاشی کی جائے اور عوام اور پاکستانی فوج آمنے سامنے نفرت کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے، اگر امریکہ کی دھمکی پر افواج پاکستان کی اعلیٰ قیادت ڈر کے عمران خان کو ہٹانے جا رہی ہے کہ اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس وقت آرمی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ آمنے سامنے ہوگی، اور نفرت کی وہ دیوار جو امریکہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان میں کھڑی دیکھنا چاہ رہا ہے وہ اس میں کامیاب ہوگا۔ اور اس وقت نفرت جو ہے پہلی مرتبہ افواج پاکستان کے بارے میں پاکستانی عوام نفرت سے ان کو دیکھے گی اور نفرت کرے گی پاکستانی افواج سے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سب سے زیادہ پاکستانی خود مختاری اور سالمیت کی جو گارنٹی ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ اور اگر اس کی اعلیٰ قیادت امریکہ کی دھمکی سے ڈر کے حکومت کو تبدیل کرتی ہے اور چوروں ڈاکوؤں کو اس لیے سپورٹ کرتی ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے، تو پھر وہ یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان کی عوام افواج پاکستان سے محبت کرے گی اور وہ ان کو اسی طرح سلوٹ کرے گی یا اسی طرح ان کی عزت اور احترام کرے گی جس طرح ماضی میں ہوتا، اور امریکہ اس میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب تیسری امریکہ کی کیا خواہش ہے؟ تیسری امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو۔ جب عوام اور افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں، چور ڈاکو لٹیرے حکمران ہوتے ہیں، تو ملک انتشار کی طرف جاتا ہے۔ ملک جب انتشار کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ امریکہ جو اٹامک اثاثے ہے جو وہ رول بیک کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ عالمی طاقتوں کو موقع ملے گا کہ وہ کہیں گے کہ اب پاکستان کے حالات وہ نہیں ہیں کہ یہ ایٹمی پاور کے طور پر اس کو سنبھال سکے، لہٰذا پاکستان کا ایٹمی پاور، ایٹمی پلانٹ جو ہے یا ایٹمی اثاثے جو ہیں اسے رول بیک کیا جائے۔ تو خدا را عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بقا کی جنگ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ قیادت سے میری درخواست ہے کہ یہ کھیل اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ کھیل آپ کو آپ کے تھنک ٹینک اگر بیٹھ کے یہ نہیں سوچ پائے کہ امریکہ ایک تیر سے کتنے شکار کرنے جا رہا ہے اور کس طرح وہ پاکستان کو اس ایک عمل سے ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کو حصے بکھرے کرے گا پاکستان کے اور انتشار پھیلائے گا، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ریکارڈ پر رکھ لیں یہ میری ویڈیو کہ پاکستان عدم استحکام کی طرف جائے گا، انتشار کی طرف جائے گا، افواج پاکستان کے بارے میں نفرت بڑھے گی عوام میں، اور عوام اور افواج آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا پاکستانی عوام سے اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ قیادت سے میری یہ درخواست ہے کہ اس نازک حالات میں سب سے پہلے عدم اعتماد اور عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے اس بات کی تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں اس کو انڈورس کر دیا کہ خط واقعی ہے، اور انہوں نے واقعی تصدیق کی ہے یہ اس طرح کی پیغام دے کے پاکستانی قیادت کے بارے میں، تو پھر سب سے پہلے اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ صرف ان کو بلوا کے ان پر احتجاج کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے عزائم کو پہلے خاک میں ملایا جائے۔ وہ یہ جو منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے کہ پاکستان کو انہوں نے کس طرح پاکستان کو چین سے علیحدہ کر کے سی پیک رول بیک کر کے اٹامک ساسے رول بیک کرنے اور پاکستان افواج اور عوام کو آمنے سامنے نفرت کی دیوار کے کھڑی کر کے آمنے سامنے کرنا ہے اور انتشار پھیلانا اور پھر حصے بکھرے کرنے ہیں، یہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے اب پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے باہر نکلیں، اور ان چوروں اور ان غداروں کو جنہوں نے امریکہ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ اپنے لالچ میں، اپنی حکومت اور اپنی چوری اور ڈاکوں کے لالچ میں حکومت گرانے کا عدم اعتماد اور یہ اندیا دیا ہے اور تحریک چلائی اور لوگ خریدے ہیں، ان کے پاس کھربوں اربوں لوٹا ہوا پیسہ یہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن عمران کے پاس عوام کا پیسہ تھا، اس نے وہ پیسہ نہیں لگایا۔ لہٰذا اب بھی ہوش کے ناخن لیں، اس بات کو سمجھیں کہ ملک کے ساتھ سنسیئر کون ہے، پاکستان کو آگے لے کے کون جانا چاہتا ہے اور پاکستان کو تباہ و برباد کون کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ قیادت کو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ آنے والے حالات کس سمت میں جائیں گے، اور اگر وہ اس دھمکی کے ڈر سے عمران کی حکومت گرا رہے ہیں تو وہ پھر اپنا بندوبست کر لیں، ان کا بھی حشر بالکل
عراق، لبنان، شام اور لیبیا اور باقی اسلامی ممالک کی افواج کے جیسا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے جب کسی ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو افواج ٹارگٹ کی جاتی ہیں، سب سے پہلے ان کے کنبے برباد ہوتے ہیں، اس کے بعد عوام برباد ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔